इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के ऊपर न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ। तो ये है हमारे पास सवाल, 2 पॉइंट चार्जेस है, एक प्लस के 5 × 10⁻⁻19 कूलम का और एक प्लस का 20 × 10⁻⁻19 कूलम का, मतलब दोनों सेम साइन के हैं, ठीक है। दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर की दूरी पे रखी हुई है। इसका अगर फिगर बनाएं तो यहाँ पे मान लो ए पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है Q1 जो +5 × 10⁻⁻19 कूलम का है, ठीक है। और अगला एक यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है बी पॉइंट पे जो कि है, उसको मैं Q2 बोल रहा हूँ, +20 × 10⁻⁻19 कूलम का, ठीक है। ये 2 चार्ज रखे हुए और दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितना बताया, 2 मीटर, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर बताइए, ये 2 मीटर का डिस्टेंस है। तो आपको पूछा है कि इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट बताइए जहाँ पे जाके इन दोनों की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 बनेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। तो मैंने सपोज कर लिया, मान लीजिए कहीं पे भी x डिस्टेंस पे, पहले चार्ज से x डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P, लेट्स से P पॉइंट वो वाली पॉइंट है जहाँ पे इन दोनों का जो रिजल्टेंट फील्ड है वो क्या है, 0। तो B पॉइंट से वो कितना दूर हो जाएगा, 2 - x मीटर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक आपको अगर ऐसे समझ में ना आया करे तो आप एक +1 कूलम का एक चार्ज रख के टेस्ट कर लीजिए। देखो यहाँ पे अगर +1 कूलम का चार्ज है, ये भी प्लस का चार्ज है, इसका फील्ड यहाँ पे कैसा बनेगा, रिपल्सिव, तो ये इसको उधर रिपेल करेगा, ठीक है। मैंने ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ उसकी फील्ड को बोल दिया E1। ऐसे ही जो बी पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है वो भी प्लस का चार्ज है, उसका भी फील्ड बनेगा रिपल्सिव, ठीक है। तो इसको मैंने बोल दिया E2, इस फील्ड का मैंने नाम रख दिया E2। तो ये दोनों जब बैलेंस हो जाएंगे उस पॉइंट पे जाके यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, 0। तो व्हेन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकम्स 0, देन हम बोल सकते हैं E1 विल बी इक्वल्स टू E2, दोनों फील्ड्स के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, यहाँ पे नेट फील्ड 0 हो पाएगा। तो E1 का फॉर्मूला रखो, K Q/r² होता है फील्ड का फॉर्मूला। तो पहला चार्ज है Q1/r² जो इसकी डिस्टेंस है x² इक्वल्स टू K Q2/r², इसका r है 2 - x होल स्क्वायर, ठीक है। देखो K से K कटा, Q1 की वैल्यू रखो 5 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई x², ऐसे Q2 की वैल्यू रखो 20 × 10⁻⁻19, देखो 20 × 10⁻⁻19 और डिवाइडेड बाई इस चार्ज की दूरी इस पॉइंट से कितनी है, 2 - x, तो डिस्टेंस का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये कटा 5 4 जा 20, ठीक है, और 10⁻⁻19 10⁻⁻19 पूरा कट गया, तो यहाँ ऊपर बचा आपका 1/x² इक्वल्स टू, ऊपर यहाँ पे 4 बचा, 4/2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 - x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स x², अंडर रूट ले लो दोनों तरफ, 2 - x इक्वल्स टू ±2x, ठीक है। दोनों तरफ जब अंडर रूट लेते हैं एक तरफ प्लस माइनस लगाते हैं। अब दोनों आंसर्स की पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे, एक बार +2x लेके और एक बार -2x लेके। तो 2 - x इक्वल्स टू +2x, तो x को उधर ले जाओ, 3x बना इक्वल्स टू 2, यहाँ से आंसर आया आपका x इक्वल्स टू 2/3। सेकेंड पॉसिबिलिटी देखो, 2 - x इक्वल्स टू माइनस का 2x, माइनस के 2x को इधर ले जाओ, प्लस का 2x बनेगा और -x इज x इक्वल्स टू, और 2 को उधर ले जाओ, ये बनेगा -2, ठीक है। एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया। देखो इन दोनों में से एक आंसर को डिस्कार्ड होना है, आप सोचिए कौन सा वाला होगा।
मैं बताऊं आपको, इसका ये वाला आंसर पॉसिबल है, ये आंसर पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा क्यों? देखो x इक्वल टू -2, डिस्टेंस मैंने कहाँ से मेजर किया था? ए पॉइंट से, है ना। ए पॉइंट मतलब मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया जहाँ से मैंने डिस्टेंस को मेजर करना स्टार्ट करा। पी पॉइंट की डिस्टेंस मैंने बताई x, और ऐसे ए पॉइंट से बी पॉइंट की डिस्टेंस है पूरा का पूरा 2 मीटर। तो डिस्टेंसेज मैंने ए पॉइंट से मेजर किया है। तो -2 का मतलब है ए से लेफ्ट की तरफ 2 मीटर दूर, है ना। और क्योंकि दोनों प्लस प्लस चार्ज है, इनकी फील्ड इनके दोनों के बीच में से अगर बाहर कहीं देखे, वहाँ पे कहीं पे इनकी नेट फील्ड ज़ीरो बन ही नहीं सकती है। देखो आप इधर सोचो, शॉर्ट में अगर आपको समझाऊँ, मान लो 2 प्लस चार्ज है, ये भी प्लस का Q1, ये प्लस का Q2, ठीक है। अगर बीच में गई, दोनों सेम साइन के हैं, तो देखो ये इसका फील्ड बनेगा रिपल्सिव, उधर रिपेल करेगा, और इसका फील्ड बनेगा रिपल्सिव, उधर रिपेल करेगा, दोनों क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे नेट फील्ड ज़ीरो बनने के चांसेस है। लेकिन अगर इन दोनों के सिस्टम से बाहर मैं कहीं देखूँ, इस लाइन जॉइनिंग में, यहाँ पे मान लेता हूँ एक पॉइंट है, तो यहाँ से देखो इसका जो फील्ड होगा, +1 कूलम का चार्ज रख के देखो, इमेजिन करो इसको ये रिपल्सिव फील्ड बनाएगा यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे रिपल्सिव फील्ड बनाएगा, और दोनों फील्ड जब सेम डायरेक्शन में आ गए तो यहाँ पे हमेशा एक नेट फील्ड बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी, इस पॉइंट में भी देखो, ये +1 कूलम को क्या करेगा? रिपल, तो इसकी फील्ड यहाँ पे रिपल्सिव बनेगी। ऐसे ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, तो इसकी जो फील्ड बनेगी वो भी रिपल्सिव बनेगी। अगेन एक नेट फोर्स आ गया इधर, या कह लो नेट फील्ड आ गया इस डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पे कभी भी फील्ड ज़ीरो नहीं हो सकती। कब? जब चार्जेस सेम साइन की है। जब चार्जेस सेम साइन के हो तो फील्ड जो ज़ीरो बनती है वो उन दोनों के बीच में कहीं बनती है। ऐसे सिमिलरली आप ध्यान रखना, जब चार्जेस डिफरेंट साइन के होते हैं, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, तो हमेशा ऐसा पॉइंट जहाँ पे नेट फील्ड ज़ीरो बनता है वो इस सिस्टम से बाहर आता है। मतलब या तो इस तरफ आएगा या तो इस तरफ आएगा, लेकिन बीच में नहीं आ सकता तब, जब चार्जेस डिफरेंट होती है। क्लियर है? क्योंकि बीच में सपोज कर लो आप +1 कूलम मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, तो अगर इधर माइनस चार्ज होता, मान लो इधर माइनस चार्ज है, तो माइनस का फील्ड बनेगा यहाँ पे अट्रैक्टिव, वो उसको अट्रैक्ट करेगा, और प्लस का फील्ड, प्लस के लिए तो बनता है रिपल्सिव, तो वो उसको रिपेल करेगा। तो अब देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब नेट फील्ड बन रहा है यहाँ पे। तो ऐसे में बीच में कभी फील्ड ज़ीरो नहीं हो सकती। तो ध्यान रखने वाली बात ये हो गई कि मान लीजिए Q1 Q2 दो चार्ज है, दो चार्ज का सिस्टम है। अगर मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट पता करना है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इन दोनों का नेट फील्ड जो ज़ीरो बन रहा हो, तो ये डिसाइड होगा अगर इन दोनों का साइन सेम साइन का है, मतलब Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन ज़ीरो है। दोनों माइनस माइनस हो तब भी प्लस का होता है, दोनों प्लस प्लस हो तब भी प्लस का होता है, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा अगर दोनों सेम साइन के हैं। तो ये बताने का तरीका है, अगर दोनों सेम साइन के हुए तो हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। एग्जैक्ट बीच में भी नहीं आ सकता, वो डिपेंड करेगा इन दोनों का, अगर मैग्नीट्यूड बराबर होगा तभी एग्जैक्ट बीच में आएगा, अदरवाइज इन दोनों चार्जेस के सिस्टम के बीच में कहीं आएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर Q1 Q2 का प्रोडक्ट लेस देन जीरो है, माने चाहे एक प्लस हो अगला माइनस हो, या अगला प्लस का हो पिछला माइनस का हो, इनमें से कोई भी एक माइनस का हुआ तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा लेस देन जीरो बनने वाला है ना, ये बताने का तरीका है। तो ऐसे केस में हमेशा इन दोनों के सिस्टम के बाहर का या तो इधर इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। चलो, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, जो कि है यहाँ से 2/3 डिस्टेंस दूर। क्या ये बात क्लियर होती है? आप बताओगे द पॉइंट एट विच द नेट फील्ड is 0 is at a distance of 2/3 meters from point A। A पॉइंट से आपने एक रेफरेंस बना के दे दिया कि A पॉइंट से 2/3 डिस्टेंस दूर क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है। ओके, इतना नोट कर लो स्क्रीन को पॉज करके। तो उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो देखो बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल, तो ये है आपका क्वेश्चन। इस पे बताया गया है दो पॉइंट चार्जेस है, पहला Q1 प्लस 0.2 कूलम का, और अगला है Q2 प्लस 0.4 कूलम का, है ना। बोथ आर प्लेस 0.1 मीटर अपार्ट। मतलब अब इनका डायग्राम बनाओ। देखो, पहला चार्ज है Q1,
जो कि इक्वल्स टू प्लस का 0.2 कूलम का है, और दूसरा चार्ज यहाँ पे है Q2 जो कि है 0.4 कूलम का प्लस का। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी बताई गई है? 0.1 मीटर। ये है इन दोनों की बीच की दूरी। ठीक है, तो इस बार उसने आपसे नेट फील्ड पूछा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियस ही बात है, देखो दो चार्जेस इन्वॉल्व है तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड एक का नहीं पूछ रहा है, नेट फील्ड पूछ रहा है, दोनों का कंबाइंड फील्ड कितना आ रहा है। ठीक है, तो एट द मिड पॉइंट बिटवीन दी चार्जेस, दोनों चार्जेस के बिल्कुल ठीक मिड पॉइंट पे बताइए कितना फील्ड बन रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ से 0.05 मीटर दूर है ये, और यहाँ से भी 0.05 मीटर दूर होगा ये। ठीक है, आप ऐसे समझ के चलो, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो ये 10 सेंटीमीटर लेंथ है, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय 100 इमेजिन करो अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो कुछ नहीं, मैंने 10 सेंटीमीटर को 5-5 सेंटीमीटर में ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे अब देखो, अब उसने ऐसा नहीं बोला है कि आप मेरे को वो डिस्टेंस बताइए या वो पॉइंट बताइए जहाँ पे नेट फील्ड 0 हो, इसने सिर्फ सिंपली नेट फील्ड निकालने को बोला है आपको। ऑब्वियस ही बात है 0 नहीं होगा क्योंकि दोनों चार्जेस अनइक्वल है, अगर इक्वल होता तभी मिड पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आता, अभी फिलहाल कोई ना कोई नेट फील्ड ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो अगेन एक +1 कूलम का चार्ज रख के इमेजिन कर लो। देखो पहले चार्ज का फील्ड इस तरफ होगा कि नहीं, उसको मैं बोल देता हूँ E1। ठीक है, और दूसरे चार्ज का रिपल्सिव फील्ड होगा क्योंकि ये भी प्लस का चार्ज है और इधर प्लस का 1 कूलम रख के मैं टेस्ट कर रहा हूँ, उसका भी रिपल्सिव फील्ड होगा, तो उस फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। इसको मैं बोल देता हूँ फील्ड को E2। क्या इतनी बात क्लियर होती है? तो अभी जो हमारा आंसर होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। द नेट फील्ड विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू फोर्सेस। क्या ये बात क्लियर है? चलो तो पहले E1 फाइंड करते हैं। E1 विल बी इक्वल्स टू KQ/R², ये होता है इक्वल्स टू K, Q देखो इसका क्या है, Q 0.2 अपॉन R², R² इसका क्या है 0.05 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसको इसी फॉर्म में रख रहा हूँ, आगे सॉल्व कर लूँगा। अब E2 देखो इक्वल्स टू इसका भी KQ/R², इधर Q1 रख देता हूँ, इसका Q2 रख देता हूँ। ठीक है, अब इक्वल्स टू Q इसका क्या है 0.4 और डिवाइडेड बाय 0.05 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो नेट फील्ड पता करना है ई नेट, तो वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, अब ये होगा E2 माइनस E1। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, देखो डिस्टेंस तो दोनों का बराबर है, तो इसको मैं जज करने का फैक्टर रखूँगा ही नहीं, मैं चार्ज को जज करने का फैक्टर रखूँगा। तो देखो इसका चार्ज बड़ा है तो इसी का फील्ड ज़्यादा होगा, तो E2 विल बी ग्रेटर देन E1। इट्स वेरी इजी है ना, तो E2 माइनस E1 विल बी दी नेट फील्ड। ओके, रखो इनकी वैल्यूज़। ठीक है, ये बना, बहुत इजी है कैलकुलेशन। देखो K 9 × 10⁹, नीचे से कॉमन ले लो 0.05 का स्क्वायर, 0.05 इंटू 0.05 लिख देता हूँ, 4 माइनस 0.2, इसका आंसर बनेगा 0.2। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना भी बहुत आसान है। ये 10⁻² है, यहाँ पे भी 10⁻² हो गया, 10⁻4 ऊपर ले जाओ तो 9 × 10⁹ तो था ही, उसमें +4 ऐड हो जाएगा, बट देखो इसका एक पॉइंट है वो इसमें इंक्लूड करो, वो -1 कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, तो यहाँ पे रह गया ओनली 2। ठीक है, और नीचे रह गया 5 × 5 25। एम आई क्लियर? अच्छा, अब इसको क्या करो, 25 से डिवाइड थोड़ी ना करेंगे 9 और 2 को, सीधी सी बात है, यहाँ से एक 10 ले लो या 100 ले लो मान लो, तो देखो 9 2 जा तो 18 हो गया, ऊपर के दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे 10 टू दी पावर क्या बन रहा है 9 4 13 और -1 12, 10 टू दी पावर 12 बन रहा है ना, तो 10 टू दी पावर 10 रख देता हूँ, और बाकी का जो 2 है उसको 100 रख दिया, और नीचे 25 था, 25 4 जा 100, कितना सिंपल है। अब 18 × 4 को मल्टीप्लाई करो इंटू 10 टू दी पावर 10, तो ये आया आपका 18 × 4 72, तो ये बना 72 इंटू 10 टू दी पावर 10,
या इसको रख देता हूँ 10⁻11 और एक डेसिमल यहाँ से ले लेता हूँ, तो यहाँ पे एक डेसिमल लगा दिया, एक इंटू 10⁻, ऐड हो गया। ठीक है, हम जनरली साइंटिफिक फॉर्म में अपने आंसर को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये आ गया आपका 7.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर। तो ये आपका बन गया नेट फील्ड इस पॉइंट पे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो, अभी इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब देखो सेकेंड पार्ट के लिए इसका फिगर भी थोड़ा अलग बनेगा। सेम वही 2 पॉइंट चार्जेस है एक दूसरे से दूर पे रखे हुए, Q1 इक्वल्स टू 0.2 कूलम और Q2 इक्वल्स टू 0.4 कूलम, दोनों प्लस चार्ज के, है ना। इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 0.1 मीटर। इन दोनों की बीच की दूरी है 0.1 मीटर। अब देखो पूछा क्या सेकेंड पार्ट में, आप एक ऐसे पॉइंट पे नेट फील्ड बताइए जो कि इन दोनों के लाइन जॉइनिंग में लाई करती है, मतलब इन दोनों के लाइन के अलॉन्ग ही लाई करता है। ये जो दोनों के सेंटर को ज्वाइन किया तो जो लाइन बनी उस लाइन के अलॉन्ग में ही लाई करेगा वो पॉइंट, सच दैट इट इज़ 0.05 मीटर अवे फ्रॉम Q2 से तो वो 0.05 मीटर अवे हो। अगर देखो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको एक बात बताऊँ, इसको लेट सपोज ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये पूछा उसने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो 5 सेंटीमीटर, मतलब इससे 5 सेंटीमीटर दूर हो Q2 से। ठीक है, समझ में आता है, इस तरफ भी हो सकता है इस तरफ भी, लेकिन 15 सेंटीमीटर है ना, 100 से मल्टीप्लाई करो, देखो 15 सेंटीमीटर दूर हो, तो Q1 से Q2 खुद ही 10 सेंटीमीटर दूर है, 15 सेंटीमीटर तो और दूर आएगा, तो देखो 15 सेंटीमीटर यहाँ का ही होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ से 5 सेंटीमीटर जो कि देखो Q2 को एक्सप्लेन कर रहा है। इसने बताया ना कि पहले वाले से 5 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए दूसरे Q2 चार्ज से, तो देखो Q2 चार्ज से तो 5 सेंटीमीटर दूर है ये पॉइंट, और Q1 चार्ज से कितना है, 15 सेंटीमीटर दूर। क्या ये बात क्लियर होती है? तो मतलब यहाँ पे वो नेट फील्ड पूछ रहा है। तो अगेन वही +1 कूलम का चार्ज रख के इमेजिन करो, तो देखो Q1 जो है उसका फील्ड क्या बनेगा, रिपल्सिव, इस डायरेक्शन में प्लस प्लस को रिपेल करता है, और ऐसे Q2 का भी सिमिलरली क्या बनेगा, रिपल्सिव। तो पहले वाले का मान लो E1 था, दूसरे वाले का मैं बोल देता हूँ E2, दोनों ही सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट फील्ड आएगा ना, आंसर उसका E1 प्लस E2 होगा। पीछे वाले केस में क्या था, E1 माइनस या E2 माइनस E1, वो डिपेंड करता कौन बड़ा था। ठीक है, वहाँ पे डिफरेंस आंसर था, यहाँ पे सम आंसर होगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते। तो अब कैलकुलेट करता हूँ E1, तो E1 अगेन क्या होगा, KQ/R², तो K आपका हो गया ये, और Q देखो 0.2/R, इसके लिए क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, जो कि 0.15 मीटर को होगा इसका स्क्वायर। ऐसे सिमिलरली E2 आपका क्या होगा, KQ2/R² इक्वल्स टू Q आपका क्या है, 0.4, और डिस्टेंस देखो Q2 से इस पॉइंट की दूरी है 5 सेंटीमीटर, मतलब 0.05 मीटर इसका स्क्वायर। ठीक है, अब सीधी सी बात है, नेट फील्ड निकालना है, तो ई नेट विल बी इक्वल्स टू E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होते तो डिफरेंस आता। ठीक है, तो E1 हो गया आपका K टाइम्स 0.2/0.15 का होल स्क्वायर, प्लस K कॉमन लिया 0.4/0.15 का होल स्क्वायर। फोर अपॉन 0.15 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो K की वैल्यू रखो 9 इंटू 10⁻9, और यहाँ से देखो नीचे से 0.15 का स्क्वायर जो है वो बाहर निकाल लो, 2 बार लिख दिया मैंने, ऊपर केवल रह गया यहाँ से 0.2 प्लस 0.4 जो कि 0.6 हो गया। क्या इतनी बात क्लियर होती है? तो अगेन पहले 10⁻⁴ सॉल्व कर लो, वो ज़्यादा दिक्कत देती है। तो 9 और नीचे आ गया आपका 15 इंटू 15, ऊपर आपका एक है 6 इंटू 10⁻, यहाँ पे 9 था पहले, देखो 6 का एक डेसिमल गया तो -1 ऐड होगा, है ना, और ये -2, इसका भी -2, 10⁻², क्योंकि 2 डेसिमल आगे प्लेस किया इसको, तो 10⁻² और 10⁻² दोनों जब ऊपर जाएंगे 10⁻+4 आएगा, तो ये पावर में +4 ऐड करेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका, 3 से काट दो, देखो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, इसका 3 2 जा 6, 3 5 जा 15,
ठीक है। तो ऊपर 3 2 जा 6 बन रहा है और नीचे 25 बना, ऊपर इतना 10 टू द पावर क्या बन रहा है 9 - 1 इज 8, 8 + 4 इज 12, 10 टू द पावर 12 बन रहा है। मैं इसको अगेन 10 टू द पावर 10 रख रहा हूँ, इंटू 100 कर दे रहा हूँ, क्योंकि 25 से 4 टाइम्स कट जाएगा आराम से, तो डेसिमल की झंझट नहीं है कोई, है ना। 6 4 जा 24, तो 24 इंटू 10 टू द पावर 10 है, लेकिन मैं इसको अगेन 11 लिखूंगा और इसको लिख दूंगा 2.4, इतना न्यूटन पर कूलम, ठीक है। 2.4 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर कूलम, ये बन गई आपकी नेट फील्ड। क्लियर है। आंसर को हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में ही रिप्रेजेंट करना। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके। चलो नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3। तो ये है आपका सवाल। इसमें आपसे बोला गया है कि 2 पॉइंट चार्जेस है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। पहले उसका फिगर बना देता हूँ। इस तरीके से मान लीजिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके किसी 2 वर्टेक्स में, देखो यहाँ पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ। मैं मान लेता हूँ एक यहाँ पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे रखा हुआ है। लेट मी कॉल इट ए, बी एंड सी, तीनों वर्टेक्स को नाम दे दिया। एक चार्ज, दोनों देखो इसमें 2 माइक्रोकूलम का है ना, तो एक चार्ज यहाँ पे रख दिया प्लस का 2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे भी प्लस का 2 माइक्रोकूलम। उसने हमें कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया, तो हम कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब बोला है कि इन दोनों के ज़रिए जो थर्ड पॉइंट है वहाँ पे कितना नेट फील्ड बन रहा है वो हमें बताइए, है ना। और देखो ईच साइड उसने दे रखा है 10 सेंटीमीटर का। इक्विलेटरल ट्राइंगल का तो हर साइड सेम लेंथ का होता है। अब देखो यहाँ पे एक +1 कूलम का चार्ज इमेजिन करो, ठीक है। ये जो ए पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है वो इस पर कैसा फील्ड क्रिएट करेगा, किस तरफ, रिपल्सिव, इस तरफ होगा इसका फील्ड, है ना। लेट मी कॉल इट E1, इस लाइन के अलोंग, है ना, लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, उसी लाइन के अलोंग लगता है फील्ड। ऐसे ही देखो ये जो बी पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है वो इस पर कैसा फील्ड लगाएगा, इस तरफ, ठीक है, इसी लाइन के अलोंग, दिस विल बी E2, ठीक है। डेफिनेटली ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होगा। हेयर E1 एंड E2, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा। लेट सपोज E बोल देता हूँ मैं। क्लियर है। क्यों बराबर होगा, क्योंकि देखो चार्ज भी सेम है और इस पॉइंट से देखो दोनों की डिस्टेंस भी सेम है, तो फील्ड भी सेम बनेगी, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, जैसे मान लो पैरेललोग्राम आप अगर कंप्लीट करो तो देखो इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। ठीक बीच में से आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं। एम आई क्लियर। हम देखो इसके एंगल फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है ईच एंगल 60 का होता है, ये 60 का, तो ये पूरा 60 का और आधा कितना होगा 30 का। तो रिजल्टेंट के साथ ईच जो वेक्टर होगा आपका E1 और E2 वो दोनों कितना 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। हमें क्लियर। इसका डायरेक्शन तो फिक्स है। अगर ये E1 E2 डिफरेंट मैग्नीट्यूड का होता तो फॉर्मूले से निकालना पड़ता है ना, tan बीटा वाला। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो। E1 इक्वल्स टू K 9 इंटू 10 टू द पावर 9, है ना। K Q क्या है इसका 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम, है ना, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और R कितना है यहाँ से, अगर मैं Q1 की बात करूँ, मतलब इसकी बात करूँ, R कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड करो 0.1 मीटर का स्क्वायर। क्लियर है। और यही बेटा E2 के बराबर होगा। मैंने अभी बताया डिस्टेंस सेम, चार्ज भी सेम। क्लियर है। तो रिजल्टेंट फील्ड जो आएगा ER दैट विल बी इक्वल टू, वेक्टर्स है तो इस तरीके से ऐड करेंगे, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। क्लियर है बेटा। अब इसको कंफ्यूज मत हुआ करो, क्योंकि पिछले सवाल में मैंने E1 प्लस E2 कर दिया था एक बार, और एक बार E1 माइनस E2 कर दिया था। तब मुझे पता है, तब मैंने ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया था। एक्चुअली अगर देखो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2, और सेम डायरेक्शन में तो एंगल तो 0 डिग्री का होगा ना दोनों के बीच में, तो लगा दो कॉस 0 डिग्री, ठीक है ना। अब दोनों क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड का था, है ना, तो ऐसे केस में देखो cos 0 क्या होता है 1,
तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, जो कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो होल स्क्वायर से देखो रूट हटा और रिजल्ट क्या आया, e1 प्लस e2। इसीलिए हम ये सब फॉर्मूले नहीं लगाते, जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, क्योंकि ऐसे में उनका रिजल्ट डायरेक्ट एडिशन आता है। ऐसे सिमिलरली जब दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मान लो एक इधर है और अगला इधर है, तो देखो दोनों के बीच का एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री, है ना। तो ऐसे केस में यहाँ पे आएगा कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री होता है बेटा -1 के बराबर, ठीक है। तो -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 2ab बनेगा, तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर से रूट कटेगा, तो यहाँ आ जाएगा e1 माइनस e2। तो इसीलिए जब भी दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होते हैं तो हम डायरेक्ट उनका रिजल्टेंट लिख देते हैं e1 माइनस e2, या बड़ा माइनस छोटा जो भी बड़ा है, क्लियर है। तब हम उनका डायरेक्ट डिफरेंस ले लेते, तब भी हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, क्योंकि हमें पता है यही रिजल्ट आने वाला है। लेकिन अभी देखो ये दोनों ना तो डायरेक्टली सेम डायरेक्शन में थे, ना तो डायरेक्टली अपोजिट में थे, इन दोनों के बीच में अब कोई पर्टिकुलर एंगल था, इसीलिए मैंने फॉर्मूला लगाया। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो कंफ्यूज मत होना। चलो इसको मिटा देता हूँ। अच्छा, अब आगे देखते हैं। देखो इक्वल्स टू, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो ई रख देता हूँ मैं, ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2e इंटू ई, 2e स्क्वायर हो गया इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या होता है कि ये जो दो वेक्टर्स का आप रिजल्टेंट निकाल रहे हो उनके बीच में एंगल कितना है, तो e1 और e2 के बीच में देखो कंप्लीट एंगल 60 डिग्री का है, तो यह आएगा cos 60। मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ बेटा, 1/2 होता है cos 60, cos 60 इज 1/2। तो यह देखो 2 से 2 कटा, तो अंदर कुछ नहीं, सिंपली 3 टाइम्स ई स्क्वायर रह गया। देखो एक ई स्क्वायर 2 3, तो 3 स्क्वायर, बाहर ई स्क्वायर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा √3, तो ई स्क्वायर सिंपल ई के फॉर्म में रह गया, ठीक है। तो √3e, और ई हमने देखो पहले निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू बेटा सॉल्व होके आएगी, देखो बहुत सिंपल है, 0.1 का होल स्क्वायर है ना, 0.1 होता है मतलब 10⁻⁻1, उसका स्क्वायर हो गया 10⁻², ठीक है। अब जब ये ऊपर भेजूंगा मैं 10⁻² को, तो 2 9 जा तो 18 हो गया डायरेक्ट, इंटू 10⁻9 है, और देखो यहाँ पे क्या 10⁻12, और नीचे से आ रहा है -2, ऊपर आके हो जाएगा +2, तो -12 और +2 क्या हो जाएगा -10, तो 10⁻10 हो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻1, और -1 एक डेसिमल ऐड करेगा जो कि हो जाएगा 1.8, तो इसका आंसर हो गया 1.8, तो √3 टाइम्स 1.8, इतना न्यूटन पर कूलम। तो फाइनली आपका आंसर यही है, 1.8 √3 न्यूटन पर कूलम। क्या इतनी बात क्लियर होती है? तो आप जल्दी से उतार लो स्क्रीन पॉज करके। चलो आई होप नोट कर लिया होगा, मिटा देता हूँ। चलो इस लेक्चर का आखिरी सवाल, क्वेश्चन 4। तो ये है आपका सवाल, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। 4 चार्जेस +q एंड -q, ठीक है। 2 प्लस के है, 2 माइनस के है, और देख रहा है सब सेम मैग्नीट्यूड के है ना, q आर प्लेस रेस्पेक्टिवली एट द 4 कॉर्नर्स, मतलब क्रम से एक के बाद एक लगातार रखे हुए 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, इस तरीके से, तो लगातार इसके 4 कॉर्नर में रखे गए, मतलब यहाँ पे मान लो आप +q और फिर रखा है -q और -q, इसको a, इसको b, इस पॉइंट को c और इसको d मान लेता हूँ, ठीक है। आप इसको कहीं पे भी किसी भी चार्ज को रख सकते हो, बस ध्यान रखना 2 प्लस के लगातार आएंगे, उसके बाद 2 माइनस के लगातार आएंगे, रेस्पेक्टिवली का यही मतलब है, एक के बाद एक, ठीक है। अब वो बोल रहा है ऐसे में कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, तो जहाँ पे दोनों डायगोनल्स मीट करते हो वो स्क्वायर का सेंटर होता है, तो सेंटर पे आप नेट फील्ड बताओ। आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ होते हैं और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री और ये सब सारे साइड्स क्या है, बराबर है, ठीक है। अच्छा एनीवेज, अब देखो अगेन यहाँ पे +1 चार्ज रखो और इमेजिन करो ये जो ए पॉइंट पे चार्ज है Q, ये इस पॉइंट पे किधर फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ए वाले को मैं बोलूँगा E1, इसको मैं बोलूँगा E2,
इसको मैं बोलूँगा E3 और इसको मैं बोलूँगा E4, ठीक है। तो ए वाला किधर क्रिएट करेगा, देखो इस +1 पे इस तरफ, इधर बनेगी ए की फील्ड, ठीक है, EA, ओके। ये प्लस का इसको रिपेल करेगा तो इसकी रिपल्सिव फील्ड बनेगी यहाँ पे, है ना। अच्छा, अब देखो ये माइनस वाला क्या करेगा, यहाँ पे डी वाला अट्रैक्टिव लगाएगा, प्लस को तो अट्रैक्ट करेगा ना, तो इसकी फील्ड अट्रैक्टिव होगी, इस लाइन के अलॉन्ग ही लगेगी फील्ड। तो ये है ED, ओके। अच्छा, इन दोनों का हो गया। अब इसका देखो, ये प्लस का है, प्लस को रिपेल करेगा तो इसकी फील्ड रिपल्सिव होगी, तो इसकी भी फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगी, है ना। तो एक और इधर एरो दिखा दिया, इसको मैं बोल रहा हूँ EB। तो B और D के फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ऐसे सिमिलरली देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो ये अगला वाला C वाले पॉइंट का, ये माइनस का चार्ज है, ये इस +1 कूलम को अट्रैक्ट करेगा तो इसकी फील्ड बनेगी अट्रैक्टिव, जो इसी डायरेक्शन में ऐड हो जाएगी। इसको मैं बोल देता हूँ EC, ठीक है। तो EA और EC एक ही डायरेक्शन में है, ऐसे EB और ED एक ही डायरेक्शन में है। देखो बहुत सिंपल है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो क्यों ना सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, है ना। और क्योंकि देखो ये प्लस का Q और ये माइनस का Q मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है ना, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है। और देखो इन दोनों के इस पॉइंट से इन दोनों की दूरी भी बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ये दूरी और ये दूरी भी बराबर है, तो EB और ED ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। ये बात क्लियर होती है, ये दोनों बराबर होगा। और इक्वल्स टू क्या होगा, K टाइम्स Q अपॉन R², है ना। और R मतलब डिस्टेंस। अब देखो इनकी साइड A दे रखा है ना, तो ऑब्वियसली बात है डायगोनल क्या हो जाएगा, √2 है, स्क्वायर का डायगोनल √2 है, और ये √2a का आधा, मतलब A इसको भी डिवाइड बाई 2 कर दो तो ये बन गया A/√2। क्लियर है। तो ये इसकी डिस्टेंस हो गई, तो Q अपॉन R² जो कि है A/√2 का होल स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करो, K टाइम्स Q ऊपर, नीचे A² और √2 का स्क्वायर 2 बना जो कि ऊपर पहुंचा दो, तो इंटू 2। क्या ये बात क्लियर हो गई। अब देखो लेट सपोज मैं EB और ED जो सेम डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं, इनके रिजल्टेंट को मैं E1 बोल रहा हूँ, ठीक है। सपोज कर लेते हैं इन दोनों के जो रिजल्टेंट है उसको मैं E1 बोल रहा हूँ, तो दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो EB प्लस ED ऐड होंगे तब जाके इनका रिजल्टेंट आएगा दोनों का, ओके। ये भी E, ये भी E, तो बन जाएगा 2E, और E की वैल्यू रख दो। देखो ऑलरेडी एक 2 पहले से है, तो इक्वल्स टू 2 टाइम्स इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई करें, 4 बन जाएगा, 4KQ अपॉन A², ठीक है। इसको मैं बोलूँगा नेट फील्ड अलॉन्ग BD। क्लियर है, ये मिल गया। अब हमें चाहिए नेट फील्ड अलॉन्ग BD, तो मिल चुका है। अब चाहिए AC के अलॉन्ग नेट फील्ड क्या बन रहा होगा, इन दोनों की फील्ड ऐड होगी, तो अब नेट फील्ड अलॉन्ग AC को मैं E2 से बोल रहा हूँ। E2 विल बी इक्वल्स टू EA प्लस EC इक्वल्स टू 2E बन जाएगा, क्योंकि दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो ये भी सेम आएगा 4KQ अपॉन A², ठीक है, ये भी सेम आएगा। तो दिस इज योर नेट फील्ड अलॉन्ग AC, यस, नेट फील्ड अलॉन्ग AC। ये आपको मिल गया नेट फील्ड अलॉन्ग AC, और ये मिल गया आपको नेट फील्ड अलॉन्ग BD। क्लियर है इतनी बात। अब देखो मेरा जो फाइनल रिजल्टेंट आंसर होगा वो इन दोनों के बीच में आएगा कहीं, है ना। एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, देखो बिल्कुल इन दोनों के बीच में आएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों सेम मैग्नीट्यूड के, आप देख पा रहे हो। इसका रिजल्टेंट देखो, इसका रिजल्टेंट देखो, तो इधर वाली फील्ड और इधर वाली फील्ड बराबर है ना, तो दो बराबर फील्ड होगी तो एग्जैक्ट सेंटर पे इनका रिजल्टेंट लाई करेगा। एम आई क्लियर। तो फाइनल रिजल्टेंट निकालते हैं। ER इक्वल्स टू अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90। अब बेटा मैं डायरेक्ट रख देता हूँ cos 90। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये ईच एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों के बीच का भी एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो cos 90 क्या होता है,
0, तो ये पूरा प्रोडक्ट 0 हो गया। तो E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा ये भी ई स्क्वायर, ये भी ई स्क्वायर, तो √2E आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ई की वैल्यू रख दो कहीं से भी, तो ये आ जाएगा 4√2KQ अपॉन A स्क्वायर। दिस इज योर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। एम आई क्लियर? तो ये आपका आ गया रिजल्टेंट फील्ड। आप चाहो तो इसके डायरेक्शन के लिए आप बता सकते हो, देखो आपको पता है इधर भी 45 डिग्री होगा, इधर भी 45 डिग्री होगा, तो आप बता देना एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ, किसी के रेफरेंस में बताना होता है बस, तो 45 डिग्री विथ BD बोल दो या 45 डिग्री विथ AC बोल दो, कुछ भी है। या इस पॉइंट का नाम हमने O डाला था, तो 45 डिग्री विथ OC, 45 डिग्री विथ OC, OC से 45 डिग्री के एंगल पे रिजल्टेंट लाई कर रहा है। ठीक है, नोट कर लो इसको स्क्रीन पॉज करके। चलो बेटा, आज यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे और थोड़ा मज़ा भी आया होगा, है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।